अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, अज़हर हिजाज़ी आपकी खिदमत में हाज़िर है। आज हम कुछ ख़ास नुकात पे बात करने वाले हैं कानून के हवाले से। और आज जो हमारी मेहमान शख्सियत हैं वो किसी तारीफ़ की मोहताज नहीं। सदर इस्लामाबाद बार एसोसिएशन जनाब कैसर इमाम साहब हमारे साथ हैं, इनसे बात करते हैं। सर बताइएगा सबसे पहले तो कि ये ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट या आर्मी एक्ट तरमीमी बिल, ये जो दोनों बिल्स हैं उसकी हमें आम आदमी को समझाने के लिए अगर मुख्तसर सा इसका बता दें कि ये है क्या प्लीज़। देखिए, आर्मी एक्ट बेसिकली एक ऐसी लेजिस्लेशन है जो आर्मी की जो इंटरनल मामलात हैं उनको वो डील करती है। आर्मी के अंदर ऑफेंसेस को कैसे डील किया जाएगा, कोर्ट मार्शल क्या होता है, और उन सारे मामलात को देखने के लिए ये लेजिस्लेट किया गया था। ये सिर्फ आर्मी एक्ट तक नहीं है, बल्कि जो डिफेंस ओवरऑल जिसको हम कहते हैं, उसमें हमारी नेवल भी है, उसमें हमारी एयर फोर्स भी है, उनके भी अपने जो हैं वो स्पेशल लॉज हैं जो उन्हें डील करते हैं इंटरनली। तो आर्मी एक्ट जो है वो आर्मी की हद तक या हमारी जो ग्राउंड फोर्सेस हैं उनकी हद तक डील करने के लिए एक स्पेशल लॉ है जो पाकिस्तान बनने के फ़ौरन बाद ही 3-4 सालों के बाद लेजिस्लेट किया गया था उनको रेगुलेट करने के लिए, और इंटरनल अकाउंटेबिलिटी और बहुत सारी चीज़ें जो उसके अंदर प्रोवाइडेड हैं उनके लिए। जो ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट है ये हर मुल्क जो है वो लाजमी बात है कि एक उसकी अपनी सिक्योरिटी के मामलात हैं, उसकी अपनी एक नेशनल इंटरेस्ट के मामलात हैं, उनके अपने डिफेंस के इश्यूज़ हैं। तो उनको डील करने के लिए ये जो कानून था ये बनाया गया था ताकि वो तनसीबात, वो सारे मामलात, वो सारे डॉक्यूमेंट्स के जिनको सीक्रेसी में रखा जा सके और उनको लीक आउट ना किया जा सके, और उसके साथ हमारा नेशनल जो इंटरेस्ट है वो मुंसलिक है। तो उन सब को प्रोटेक्ट करने के लिए बेसिकली ये लॉ है, जिसका मकसद बुनियादी तौर पर एक ओवरऑल जो सीक्रेसी फॉर द सिक्योरिटी ऑफ द नेशन एंड द कंट्री, तो उसके पर्पस के लिए ये लेजिस्लेट किया गया था। अच्छा सर, ये जो तरमीम हुई है इसमें क्या कुछ डाला गया, क्या निकाला गया, कुछ बताएं। असल में अंडरस्टैंडिंग ये एक अरसे से डेवलप हुई थी और ये समझा भी जाता था। बहुत सारे लोग जो हैं वो कानून पढ़ने के बाद ये समझते थे, और बहुत सारे जो थे वो कानून पढ़े बगैर ये समझते थे कि जो आर्मी एक्ट है उसकी जो एप्लीकेशन है वो लिमिटेड है टू द एक्सटेंट ऑफ सिर्फ वो लोग के जो आर्मी के अंदर सर्विस करते हैं। तो उसके ऊपर एक डिबेट जो थी वो उसका जो सेक्शन 2 था, फिर सेक्शन 5 था, उसके ऊपर एक बड़ी लंबी डिबेट थी कि इसकी एप्लीकेशन जो सिविल लोग हैं उनके ऊपर भी है या नहीं है। इस हवाले से इस खसूसी तौर पे इस प्रोपोजिशन पर तो नहीं, लेकिन जब आर्मी कोर्ट्स बनी थी और सिविलियंस का ट्रायल जो है वो आर्मी कोर्ट्स में हुआ था, तो उस वक्त एक ख़ास जिसको हम कहते हैं सनसेट एक प्रोविजन थी, एक अमेंडमेंट की गई थी आर्मी कोर्ट इस्टेब्लिश करने के लिए। वो चैलेंज भी हुई थी और 2015 में उसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट की फुल कोर्ट का एक फ़ैसला था कि जिन्होंने ये कहा था कि ऐसा किया जा सकता है, आर्मी कोर्ट्स बनाई जा सकती हैं फॉर अ स्पेसिफिक। तो उसमें काफ़ी लेंथी डिस्कशन हुई थी, कॉन्स्टिट्यूशन का बुनियाद क्या है, ढांचा क्या है और वो उसके ऊपर कैसे चलेगा। तो वो आर्मी के एक्ट के अंदर और फिर ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के अंदर जो वो प्रोविजन थी कि जिसके हवाले से ये बताया जाता था कि ये जो है वो आम आदमी के ऊपर नहीं चलेगा, उनमें अमेंडमेंट्स की गई, कुछ पावर्स ऐसी दी गई लॉ इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज़ को कि वो बग़ैर वारंट के वो घर में जा सकते हैं, वो किसी भी जगह पे गिरफ़्तार कर सकते हैं। तो देयर वर सर्टेन इश्यूज़, उनके ऊपर फिर डिस्कशन भी हुई, कुछ प्रोविजंस माइनस भी की गई। लेकिन इसके ऊपर तो मेनली इशू था ही था कि ये जो एक्ट्स हैं ये आम बंदे के ऊपर अप्लाई हों ना हों, ये कैसे चलें। असल मामला जो इन दो एक्ट्स की हद तक या कवानीन की हद तक बना था, वो बना था कि जब ये सदर साहब के पास गए दस्तखत होने के लिए, तो फिर लाइमलाइट में आई बहुत सारी चीज़ें और उसके ऊपर फिर डिस्कशन भी हुई और फिर इसके बाद जो है ये ओपन होना शुरू हुए। अदरवाइज़ तो इस टेन्योर के अंदर मेरे ख्याल में कोई 60+ लॉज हैं
कि जो पार्लियामेंट में आए और पास होके तो वो चले भी गए, बहुत सारों को पता भी नहीं है कि वो कौन से कवानीन है। लेकिन ये दो जो है वो सदर साहब के दस्तखत करने और ना करने की जो एक वो डिस्कशन शुरू हुई, उसकी वजह से ये बहुत ज़्यादा मंजर आम के ऊपर सर इसमें वज़ीर कानून जो साबिक है उनकी भी बात हुई कि हमें पता ही नहीं कोई ऐसे बिल आए जो ना हमने तैयार किए ना डिस्कस किए वो पास हो गए। तो इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान और इतने बड़े कानून के उस्ताद और ये क्या होने जा रहा है, आप क्या समझते हैं कि ये कहाँ तक दुरुस्त था और ये ऐसा होना चाहिए? देखिए ये ऐसा नहीं होता। वज़ीर कानून साहब का खैर ऐसा कोई बयान मेरे सामने से तो नहीं गुजरा जिसमें उन्होंने कहा हो कि उन्हें पता ही नहीं था कि कोई कानून ऐसा है। देखिए कानून बनने का हमारे मुल्क के अंदर आइन के अंदर एक ख़ास तरीक़ाकार वज़ा किया गया है, बताया गया है। उस जो तरीक़ाकार है उसके बग़ैर कोई कानून बन नहीं सकता। और वो जो कानून है या जो आइन के अंदर जो शिकें वहाँ पे मौजूद हैं, जो ज़ाब्ता है, उसके मुताबिक जो हमारी पार्लियामेंट है, उनके जो दो हाउसेज़ हैं जिसको हम सेनेट या नेशनल असम्बली कहते हैं, उनमें से किसी एक हाउस में बिल ने ओरिजिनेट होना है। वो बिल जो है वो किसी कमेटी के पास जाए या ना जाए, वहाँ ओरिजिनेट होके उसके ऊपर वोटिंग होनी है। वोटिंग होने के बाद उसने हाउस ऑफ पैसेज में जाना है, नेक्स्ट हाउस में जाना है, वो सेनेट हो या अगर सेनेट में ओरिजिनेट हुआ है तो नेशनल असम्बली हो, वो वहाँ पे जाएगा। वहाँ पे सारे अरकान जो हैं उसके ऊपर वोटिंग करेंगे, फिर उसके बाद वो सदर साहब के पास जाना है। तो ऐसा तो मुमकिन नहीं है कि कोई एक्ट बन जाए और जो पार्लियामेंटेरियंस आम पार्लियामेंटेरियंस हों, चले हम कह सकते हैं कि उनका एक लिटरेसी या जो एक कानून की तरफ एक लिटरेसी लेवल है वो डिफरेंट है, लेकिन जो वज़ीर कानून हूँ उनके नॉलेज में ना हो, मेरा नहीं ख्याल कि ये ऐसा मुमकिन है। और ये सारे कवानीन जो हैं ये ऐसा नहीं हुआ कि रातों रात एक जगह बैठे और उन्होंने कहा कि हमने जो है ना 60 कवानीन बनाने हैं और वो बने अचानक उसी रात को और सुबह पेश हो गए। और वो सारा होता ये है कि जब लेजिस्लेटिव इंस्ट्रूमेंट्स हैं वो एक अरसे से, फॉर एग्जांपल एक हमारे यहाँ इदारा है SECP ये समझता है कि उनके एक्ट के अंदर ये अमेंडमेंट्स होनी चाहिए ताकि उसको मज़ीद एफिशिएंट बनाया जाए। वो एक दस्तावेज़ बना के वो मिनिस्ट्री को भिजवा देते हैं। वो साल से पड़ी होती है, कई दफ़ा 6 महीने, एक साल, 2 साल से। हमें मालूम है कि CPC में पिछली हुकूमत के अंदर अमेंडमेंट हुई थी जिसकी वजह से एक एडमिनिस्ट्रेटिव इशू बना था। हमारी बहुत अरसे से ये ख्वाहिश थी कि वो जो अमेंडमेंट की गई है उस अमेंडमेंट को वापस किया जाए। उसके लिए हाई कोर्ट के अंदर भी हमने पिटीशंस फाइल की और आज से तकरीबन 2 साल कबल हमने वो जो मुसवदा था बिल बना के तो हमने मिनिस्ट्री में भिजवाया हुआ था कि उसको वो तब्दील किया जाए। तो ये मुसवदे कवानीन के पड़े होते हैं, वहाँ पर वो रिव्यू हो रहे होते हैं और फिर उन्हें वो एक साथ करके तो वहाँ से पास करवाया जाता है। ऐसा नहीं होता कि एक दिन कहा जाए कि ये सारे कानून बना दें और रात को वो बने और अगले दिन पास हो जाएं। तो ये वहाँ पर एक्यूमुलेट होते रहते हैं उस सदर साहब का ये ट्वीट करना कि मेरे अमले ने मेरी मर्जी और मेरे हुक्म को मजरू किया, ये तो पाकिस्तान की हिस्ट्री में ऐसा अभी तक नहीं हुआ था हमारी मुल्क की तारीख में, और ये अब ऐसा हुआ। तो ब्यूरोक्रेसी की ताकत थी या आप क्या समझते हैं कि बैक पे क्या था, क्या कौन सी ऐसी ताकत कार फरमा थी या क्या था? पाकिस्तान की तारीख में तो अगर आप इस सवाल को इस कॉन्टेक्स्ट में लेके जाएंगे तो पाकिस्तान की तारीख में तो बहुत कुछ ऐसा है जो आपको अभी पहली दफ़ा देखने को मिल रहा है, जो पहली दफ़ा हो रहा है। तो इसलिए कोई ऐसी चीज़ नहीं है। नेशंस जब इवॉल्व होती हैं तो उनके सामने इस तरह के मसाइल, इस तरह की चीज़ें आती हैं। तो प्रेसिडेंट साहब का ये जो ट्वीट था, मैं इससे कानूनी लिहाज से थोड़ा सा इसलिए डिफ़र करता हूँ कि देखें प्रेसिडेंट का जो ऑफिस है वो एक कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट है, वो एक ऐसा ऑफिस है जो स्टेट की यूनिटी की अलामत है। प्रेसिडेंट साहब जो हैं वो कॉन्स्टिट्यूशनल कामों के साथ साथ बहुत सारे जो स्टैट्यूटरी काम हैं वो भी करते हैं। मिसाल के तौर पे हमारे जो प्रेसिडेंट साहब हैं वो स्टेट की यूनिटी की अलामत होने के साथ साथ जो आइन में प्रोवाइडेड है वो हर फेडरली चार्टर्ड यूनिवर्सिटी के चांसलर भी हैं। बाय वर्च्यू ऑफ हिज ऑफिस वो वहाँ के चांसलर हैं। इसी तरह प्रेसिडेंट साहब जो हैं उनके सामने जितने भी ओम्बड्समैन की जो अपील्स हैं वो 2013 के अंदर लॉ आया कि वो सारे उनके पास जाएंगी, तो वो उनके एपीलेट कोर्ट भी हैं उस फोरम की। तो प्रेसिडेंट साहब जो है वो कॉन्स्टिट्यूशनल जितने भी मैंडेट है उसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारी प्रिविलेजेस एक्ट्स के अंदर एंजॉय कर रहे हैं। अब प्रेसिडेंट साहब का ये जो ऑफिस है ये ऐसा नहीं है
कि जिसको हम ये कहें कि वो हम जिस तरह प्रिज्यूम करते हैं आम अपनी लाइफ के अंदर कि मेरे ऑफिस में कोई बंदा आया, मैंने उसे कहा पानी दे दे, उसने मुझे कहा मैं पानी नहीं दूंगा, तो ये वर्बल डिस्कशन होके ख़त्म हो गई। आप देखें हम जिस चीज़ के बारे में बात कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं एक कानून के बारे में। वो बिल पेश हुआ, अमेंडमेंट बिल, उसके ऊपर डिस्कशन हुई एक हाउस के अंदर, उसके बाद वो वहाँ से पास हुआ, वो अगले हाउस में गया, वहाँ से पास हुआ, उसके बाद प्रेसिडेंट साहब के पास आता है एज पार्ट ऑफ द पार्लियामेंट। एज पार्ट ऑफ द पार्लियामेंट होते हुए प्रेसिडेंट साहब जो हैं वो अगर ये कहते हैं कि मैंने वर्बली ये कह दिया था कि ये वापस भिजवा दें, तो मेरा ख्याल है ये बड़ी एक यूँ समझें कि उस ऑफिस के साथ एक ज्यादती होगी कि कानून ये कहता है, आइन ये कहता है कि अगर ये समझें कि ये मैंने वापस भिजवाना है फॉर रिकॉन्सिडरेशन ऑफ एनीथिंग, तो लाजमी बात है कि उस चीज़ को आप रेफर तो करेंगे कि भाई ये आपने भिजवाया है, गलत भिजवाया होगा। आप ज़ाती तौर पे उससे एग्री नहीं करते होंगे, आपका कॉन्शियस ये इजाज़त नहीं देता होगा कि ये बिल पास हो, लेकिन उस पार्लियामेंट का हिस्सा होते हुए वो जो कॉन्स्टिट्यूशनल मैंडेट है उससे बाहर नहीं जाया जा सकता। लेकिन सर जिस तरह के इस्तिस्ना वगैरह जहाँ पे बाज़ लोगों को हासिल होती है कि सदर साहब को ऐसी इस्तिस्ना हासिल नहीं है कि वो वर्बली कह दें कि ठीक है इसको भेज दो। मेरा ख्याल है कि ऐसी इस्तिस्ना कहीं पे तहरीरी तौर पे मौजूद नहीं है, ज़ाती हैसियत में किसी चीज़ को इंटरप्रेट करके लिया जाए तो नहीं है। तो इस पूरे कज़िये के अंदर कोई चीज़ तहरीरी हमारे सामने नहीं आती कि अगर सदर साहब ने वापस भिजवाया है तो उन्होंने किस पॉइंट के ऊपर रिकॉन्सिडरेशन के लिए उन्होंने कहा हो कि मैंने ये वापस भेजा। ये क्या ही अच्छा होता कि अगर जब ये बिल आया था सदर साहब के सामने पेश हुआ तो सदर साहब उस दिन एक नोट लिखते उसके ऊपर और उसमें लिखते कि मैंने ये चीज़ें जो हैं इनसे मैं डिफ़र करता हूं और मैं वापस भिजवा रहा हूं पार्लियामेंट को उसको रिकॉन्सिडर करे, और अपने ट्वीट में फिर उस नोट को शेयर करते कि इन्होंने वापस नहीं भिजवाया, ताहम मैंने ये तहरीरी तौर पे ये पॉइंट आउट किया। लेकिन सर जैसे ये हुआ तो उसके बाद फिर फैसल करीम कुंडी साहब, शरीर रहमान साहिबा, राना सनाउल्लाह साहब, इसहाक डार साहब और JUI के चंद जो अहदेदारान हैं उन्होंने ये TV पे बयान दिया कि सदर साहब को चूँकि ये इस अहल नहीं है तो इस मनसब संभालने के, तो आप रिज़ाइन कर दें, इस्तीफ़ा दे दें। हालांकि वैसे ही मेरा ख्याल सितंबर में उनकी वैसे ही मुद्दत मुलाजमत ख़त्म हो रही है, तो इतनी जल्दी फारिग करने का आप ऐसा नहीं समझते कि कोई ऐसी प्री प्लान था, ऐसा कोई एजेंडा कि ऐसा कुछ किया जाए? तो अगर था भी तो इतनी जल्दी करने की क्या ज़रूरत है? मेरा ज़ाती तौर पे ये ख्याल है कि ये सवाल जो था, ये जो आपका सवाल है, ये शायद कानूनी से ज़्यादा पॉलिटिकल वो टिल्टेड है। तो डेफिनेटली पॉलिटिकल पार्टीज़ जो हैं वो अपना किसी भी इशू के ऊपर अपनी राय देने के लिए, उसको काउंटेबल करने के लिए, क्रिटिसाइज़ करने के लिए वो स्टेप लेती हैं। तो इसका एक कानूनी उस मामले के साथ ऐसा मुझे कोई ताल्लुक़ नज़र नहीं आता। पीपल मेक मिस्टेक्स, इट्स ऑल राइट। अच्छा सर, कानून की बात करेंगे हम, चूँकि ये जो चीफ जस्टिस साहब ने ये फरमाया था कि आपको देख के बड़ी खुशी हुई, तो उसके बाद ये कहा गया जी ये लाडला हो गया, ये हो गया। लेकिन इससे पहले अगर 2 दिन पहले की बात की जाए तो PTI के चेयरमैन इमरान खान साहब हाई कोर्ट में ही पेश हो रहे थे और जज साहब के पास नहीं पहुँचे थे तो उन्हें उठा लिया गया था। तो क्या अगर इस तनाज़र को देखा जाए, यानी सूरत हाल को देखा जाए, तो इसमें चीफ जस्टिस साहब की कोई ऐसी खास गलती या मतलब क्या? नहीं, नॉर्मली हम खुद भी अदालतों में पेश होते हैं तो जज साहबान जो है वो हमसे खैरियत पूछते हैं। इसको हवा बना के पेश किया गया, ऐसी कोई चीज़ नहीं है। ये असल में उस सोशल पोलराइजेशन का करिश्मा है कि जिसमें हम खुश होते हैं अपने इदारों पे तनकीद करके, अपने लोगों पे तनकीद करके, लोगों से इम्प्रेस हो के, अपने आप को ये शो करके कि हम बहुत तनज़नी का शिकार हो चुके हैं, और जहनी तौर पे इस चीज़ पे फ़ख्र करके कि हम ग़ुलाम हैं, और अपने लोगों को जो है वो नीचा करके उनकी टांगें खींच के हम लोग ओवरऑल जो है वो खुशी महसूस करते हैं। ये वो इनेतात है एक माशरती। तो जज साहब के सामने पेश होते हैं, हम हाई कोर्ट्स में पेश होते हैं, सुप्रीम कोर्ट्स में पेश होते हैं। जज साहिबान जो हैं वो आम इंसानों की तरह, जिस तरह आम इंसान होते हैं इसी तरह वो हमसे खैरियत पूछते हैं, हम उनसे खैरियत पूछते हैं। सो इट वाज क्वाइट नॉर्मल, इसमें कोई ऐसी चीज़ नहीं थी। सर इस वाक़े के फ़ौरन बाद जब ये वाक़या हुआ, अभी जो फ्रेश जो ताज़ा तरीन सूरत हाल है, साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म साहब का बयान अभी मीडिया में गर्दिश में है कि उन्होंने कहा कि चीफ जस्टिस साहब चेयरमैन PTI को बचाने के लिए अपना कैरियर दाव पे लगा रहे हैं, और उनके साहबजादी ने कहा कि चीफ जस्टिस का चेयरमैन PTI की वकालत करना इमरान खान को अच्छा नहीं बना सकता।
तो ये तो तोशाखाना केस है जिस पे सिर्फ इमरान खान साहब नहीं, बहुत सारे लोगों के नाम शामिल हैं। तो इसमें सज़ा चूँकि सिर्फ इमरान खान साहब को ही हुई है, और जिन लोगों के तोशाखाना में नाम शामिल हैं वो ऐसी बात कर रहे हैं, तो कानूनन और अखलाकन आप इस सारे चीज़ को कहाँ देखते हैं? देखिए, मैंने अभी थोड़ी देर पहले भी ये बात की है कि बतौर कानूनदान या कानून का एक तालिब इल्म होने के नाते सियासी जो स्टंट्स होते हैं उनसे थोड़ा सा डिस्टेंट रहना और अपने एक प्रोफेशन के ऊपर फोकस करना, ये मेरा एक लाइफ टाइम यूँ समझें कि एक मोटो भी रहा। मैं इसी को फॉलो करके चल भी रहा हूँ और आगे लेके चल रहा हूँ चीज़ों को। बार में आने के बाद भी मेरा यही पर्पज़ रहा कि बार एसोसिएशंस जो हैं वो रूल ऑफ लॉ के लिए, कॉन्स्टिट्यूशन की सुपरमेसी के लिए काम करें, इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी के लिए काम करें, तो समझ आती है। लेकिन पार्टीज़ की टूल बन के काम जो है वो बार एसोसिएशन को ना करना चाहिए और ना हमने अलाउ किया कि इस टेन्योर के अंदर ऐसी कोई चीज़ हो। तो मैं दोबारा यही कहूँगा कि जो लोग ये नुक्ता नज़र रखते हैं वो सियासी तौर पे ठीक है, वो ये समझते हैं कि पॉइंट स्कोरिंग वाली बात है तो उनको इजाज़त मिलती है, मॉरली वो समझते हैं तो इट्स ऑल राइट, लेकिन ये मुझसे ताल्लुक़ नहीं रखता। अच्छा सर, चूँकि ये भी डिस्कस हुई कि एक मुलजिम को सुने बगैर फैसला करना, सज़ा सुना देना, तो ये इमरान खान साहब के हक़ में कुछ हो सकता है? मुलजिम को सुनना चाहिए, हमेशा ये कानून और आइन का मंशा है और ये लिखा हुआ है, आर्टिकल 10A है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का कि आप मुलज़म को सुने जब भी, और बेसिकली ये मुलज़म का चूँकि ट्रायल हो रहा होता है इसलिए उसे सुनना सबसे ज़रूरी है। आप देखें जब ये ट्रायल शुरू होता है तो सबसे पहले उसको नकूल तकसीम की जाती हैं कि वो देखे उसके ख़िलाफ़ क्या है, उसके बाद उसको चार्ज फ्रेम किया जाता है और चार्ज फ्रेम करने का पर्पस जो कानून में लिखा है वो ये है कि उसको बताएं कि तुम्हारे खिलाफ ये चीज़ है, ताकि वो उसको पता चले इस चीज़ का। फिर उसके बाद जब शहादत आती है तो उसको राइट होता है क्रॉस एग्जामिनेशन का। फिर जब शहादत ख़त्म होती है तो उससे वो सारे इनक्रिमिनेटिंग 342 के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं कि ये तुम्हारे खिलाफ इनक्रिमिनेटिंग एविडेंस आया है। फिर उससे पूछा जाता है कि आया तुम कोई शहादत पेश करोगे या नहीं करोगे। फिर उसी से पूछा जाता है कि आया तुम अपने डिफेंस में पेश होगे या नहीं होगे। तो ये तो पूरा जो स्ट्रक्चर है, इसके अंदर सबसे इम्पोर्टेंट जो बंदा है वो है ही मुलज़म है कि जिसको आपने ये कहना है उसको राइट या अपॉर्चुनिटी देनी है। तो मेरा ख्याल है कि किसी भी चीज़ को इस तरह क्रॉस कर देना ये मसले का हल नहीं होता। तो इसमें तो कोई दूसरी राय ही नहीं है कि एक्यूज़ को जो है वो ना दिया जाए राइट ऑफ ऑडियंस। आपकी बातों के बाद कुछ ऐसा तासुर, यानी कि हम ये समझते हैं कि शायद इदारों ने बहुत जल्दी कर ली सारे प्रोसेस को सरअंजाम देने में, क्या कहेंगे आप? जल्दी या बदेर तो मैं समझता हूँ कि टाइम इज़ नॉट द इम्पोर्टेंट। जी हाँ, टाइम इसमें इम्पोर्टेंस नहीं है। आप हम 3 दिनों के अंदर ट्रायल्स करते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, उसमें कन्विक्शंस भी होती हैं, एक्विटल्स भी होते हैं। लेकिन अगर जो ट्रायल के जितने भी बुनियादी नुकात हैं, स्ट्रक्चर जिस तरह हुआ है उसे फॉलो किया गया उन 3 दिनों के अंदर, इट इज़ गुड। लेकिन अगर 3 साल के ऊपर ट्रायल गया और 3 सालों में उसे फॉलो नहीं किया गया तो इट इज़ बैड। सर, हमने आप जैसे कि फिगर दे रहे थे कि इतने लाज पास हो गए, तो ऐसा क्यों ना हुआ कि चूंकि 14 सियासी जमातें एक पेज पे थी, पीडीएम की गवर्नमेंट थी, कुछ ऐसा मसला भी नहीं था, तो आम आदमी को इंसाफ की फराहमी के लिए कुछ अदालती इस्लाहात कर जाते, कुछ पुलिस इस्लाहात कर जाते, या कोई ऐसा काम कर जाते ये लोग जिस वजह से आम आदमी को फायदा होता। तो ये जो सारे बिल्स हैं, आप क्या समझते हैं कि कोई एक ऐसा कानून गिनवा सकते हैं कि जिसमें आम आदमी की जाती जिंदगी में कोई फायदा हो? असल में 2 चीज़ों को बहुत सारी रियासतें जो हैं वो मिक्स करती हैं। एक कानून बनाने का प्रोसेस या कानून को बनाना, और दूसरा उसकी इम्प्लीमेंटेशन। आम आदमी की जितनी भी फलाह है, आम आदमी को जितना भी प्रोटेक्ट करना है, वो कानून की इम्प्लीमेंटेशन में करना है। कानून बनने का जो प्रोसेस है उसका आम आदमी की फलाह के साथ कोई ताल्लुक़ नहीं है। देखें, हमारे पास प्राइस कंट्रोल से लेकर आपकी हेल्थ से लेकर आपकी एजुकेशन तक, और आपको अदल मुहैया करने से लेके आपकी जो ख़वातीन के राइट्स हैं उन तक कवानीन जो हैं वो ऑलरेडी मौजूद हैं, और वो आज के मौजूद नहीं हैं, बहुत अरसे से वो मौजूद हैं। इवन जानवरों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए भी कवानीन मौजूद हैं। हमारे यहाँ पे प्रॉब्लम उसकी एप्लीकेशन है, उसकी इम्प्लीमेंटेशन है। उस कानून को बनाना या उस कानून को मज़ीद बेहतर बनाना ये एक सेकेंडरी चीज़ है।
जो कुछ है वो तो अप्लाई किया जाए, उसके तो समरात जो है, जो उसके बेनिफिट्स हैं वो तो नज़र आए। और ये तभी होगा कि जब हम अपने साथ जो है ना कुछ थोड़े से ईमानदार होंगे, कुछ थोड़े से ऑनेस्ट होंगे, और हम चाहेंगे कि यहाँ पे लोगों का जो म्यार ज़िंदगी है वो बुलंद हो, वो बेहतर हो। जब तक ये नहीं चाहेंगे, आप कवानीन बनाते जाएं, आप दुनिया तो के सर ये बेहतरीन जो आप फरमा कवानीन। रहे हैं ये कैसे हो जाएगा? ये मेरा ख्याल ये है कि शायद इस नस्ल की भी, इसके बाद की भी नस्ल जो है उनकी बहुत ज़्यादा उसकी एवोल्यूशन की ज़रूरत है। जब मुझे ये फील होगा कि बहुत सारी चीज़ों में मैं गलत हूँ और आप उसमें बेहतर हैं, और मुझे इन चीज़ों को छोड़ के आपके हवाले कर देना चाहिए, और आप ये सोचेंगे कि बहुत सारी चीज़ों में आप जो हैं वो कमज़ोर हैं और आपको ये चीज़ें अगले के हवाले कर देनी चाहिए। इसीलिए बुनियादी जो कानून का ढांचा है वो कुछ आप देखें, कुछ ऐसे सेइंग्स हैं। नबी वसल्लम ने भी ये फरमाया कि कुरान पाक का भी यही वो विज़डम है कि जो अमानात हैं वो उनके जो अहलियत रखते हैं उनके हवाले करें ताकि वो परफॉर्म कर सकें। तो यहाँ पे आप देखें कि इस सिस्टम की ख़राबी का एक बायस ये भी है कि जो काम करना चाहता है आप उसको रोक देते हैं, जो नहीं करता हम कहते हैं कि ये ठीक है। डूइंग नथिंग इज़ नो ऑफेंस इन पाकिस्तान। आप कुछ करें और उसमें गलती निकल आए तो फिर ये एक अज़ाब है। सर आखिरी सवाल कि वो कहते हैं कि कचहरी की दीवारें पैसे मांगती हैं, दुरुस्त है, तो आम आदमी बेचारा कहाँ जाए? ये दुरुस्त है जी। मैं आपको थोड़ी देर पहले बता चुका हूँ, अनफॉर्चुनेटली अगेन अनफॉर्चुनेटली आम आदमी का इस पूरे निज़ाम के अंदर कुछ नहीं है, अनफॉर्चुनेटली। और हम स्ट्रगल करते हैं अपनी बार एसोसिएशंस की हद तक, अपने ऑफिस की हद तक, कि वो जो आम आदमी है उसको एटलीस्ट ये सहारा दे के रखें कि हाँ तुम्हारी वजह से सब कुछ है। लेकिन प्रैक्टिकली जब ये सहारा जो है ना उसे नज़र आ रहा होता है कि हाँ मेरे लिए यहाँ पे कुछ भी नहीं है, तो हम इन हक़ाइक़ को किधर लेके जाएं? तो आम आदमी जो है वो उस तक पहुँचते पहुँचते अभी मज़ीद टाइम लगेगा। अभी जहनों के अंदर वो जो ग़ुलामी के असरात हैं हमारे बड़ों के, वो नहीं निकलने में वक्त लगेगा। नाज़रीन, सदर इस्लामाबाद बार एसोसिएशन जनाब चौधरी कैसर इमाम साहब हमारे साथ मेहमान थे। इनकी बातें आपने सुनी, आपको कैसी लगी? अपनी राय का इजहार ज़रूर फरमाइएगा। और हम इस मैसेज के साथ कि शिकवाए ज़ुल्मत शब से तो कहीं बेहतर है अपने हिस्से की कोई शमा जलाते रहें। इस मैसेज के साथ अगर आपको हमारा चैनल पसंद आए तो ये मैसेज पहुंचाने के लिए इसको शेयर ज़रूर करिएगा। आपकी मोहब्बत का बहुत बहुत शुक्रिया। पाकिस्तान जिंदाबाद।